खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है रहमत कलीम। सभी नाज़रीन, आज लगातार कुछ अहम और बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं। कुछ अपडेट्स आपको बताएंगे कि ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से काम चल रहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया किस तरीके से मामलात को बेहतर करने की कोशिश में और कितना मस्बत वो सारा कदम होगा, इस पर हम बात करेंगे ज़रूर। और आपने जो आवाज़ उठाई थी उस आवाज़ का असर इंतजामिया तक हुआ है और इंतजामिया ने एक फ़ैसला लिया है। वो फ़ैसला क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आप हमारा साथ जो दे रहे हैं टीवी पर, आप फटाफट से मोबाइल उठाएंगे जी और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर आएंगे। यानी आप हमारे फेसबुक को ज्वाइन करेंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर वहां पर करेंगे, फिर ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी जरूर आएंगे, जहां पर आप खबर को पढ़ भी पाएंगे, साथ साथ नशरियात को देख भी पाएंगे और अपनी आरा हम तक पहुंचा भी सकते हैं तहरीरन। तो ये सारे जरिए हैं आपके और हमारे बीच के रिश्तों को और मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और खबरों की शुरुआत आज सरहद से करते हैं, क्योंकि सरहदी तनाव बतदरीज बढ़ रहा है और इस सरहदी तनाव के बीच जहां मुख्तलिफ मुल्कों की आराएं सामने आ रही है, लेकिन लद्दाख के मामले पर कहीं ना कहीं पेशरफ जो है वह आगे बढ़ रही है और लगातार फौजी इनखला का मामला सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, 10 महीने के बाद 9 दौर की मीटिंग के बाद हिंदुस्तान और चीन के दरमियान LAC पर जो सूरत हाल थी उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। कल से अब तक की जो तस्वीरें देखने को मिली है उसमें PLA यानी चीनी आर्मी अपनी फौज को लेकर के, अपने जवान को लेकर के, साथ ही साथ अपना टेंट और टैंक और दीगर हथियार जितने भी थे, बंकर वगैरह, ये सब के सब को लेकर के वापस लौटती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि हिंदुस्तान की फौज भी पीछे फिंगर 3 तक आई है। फिंगर 4 पे ये सारी तस्वीर देखने को मिली। कल से आज तक के फिंगर 4 से पीछे 8 तक के गई है चीनी फौज और हिंदुस्तान की फौज फिंगर 3 तक वापस लौटी है। इससे पहले 9 राउंड की बातचीत हुई। 9वें राउंड की जब बातचीत हो रही थी उसमें यह तय किया गया था कि किस तरह से हमें फौजी इनखला को अमली जामा पहनाना है और फौजी इनखला को अमली जामा पहनाते हुए हमने कल देखा, तस्वीर हमने आपको दिखाया। और कल से अब तक के जो तस्वीर LAC पर बनी है, खासतौर से पेंगोंग की बात करें या फिर कैलाश एरिया, रेंज एरिया की बात करें, इन दोनों एरिया में जो अब तक के टकराव की तस्वीर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो खबर मिली और जो तस्वीरें हमें देखने को मिली उसमें हिंदुस्तान और चीन दोनों के दरमियान जो तल्खियों का दौर था, जो कशीदगी का दौर था, वो खत्म होता हुआ नजर आया। इस बीच हमें वो खबर भी आपको बतानी जरूरी है कि हमें जो वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से गुज़श्ता दिनों कहा गया था कि जैसे ही फौजी इनखला का काम मुकम्मल होगा उसके 48 घंटे के अंदर ही 10वें राउंड की बातचीत होगी। तो ये अगले 48 घंटे के अंदर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही WMCC की मीटिंग हो सकती है 10वें राउंड की हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कमांडर सतह की। ये भी एक खबर है, लेकिन इसको लेकर हतमी तस्वीरें भी साफ नहीं है। पुराने जो बयानात है उसके मुताबिक ये तय किया जा रहा है कि बहुत जल्द, क्योंकि अब LAC पर जो तस्वीर देखने को मिली करीब 70% जो वो इलाके जो मुतनाज़ा थे फिंगर 4 पे, वो अभी तक के हिंदुस्तान और चीन दोनों मुल्कों की अफवाज की जानिब से खाली किए जाने का दावा किया जा रहा है। और ऐसी खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि बहुत ही पुरअमन तरीके से फौजी इनखला का अमल शुरू हुआ। फिलहाल एक एरिया है जो पेंगोंग झील है, पेंगोंग झील के आसपास का जो एरिया जहां पर सबसे पहले तनाव खड़ा हुआ था, वहां से अब फौजी इनखला लगभग मुकम्मल हो रहा है। और कल फौज की तरफ से तकरीबन 5-6 फुटेज को जो है वो रिलीज़ किया गया था, वीडियो फुटेज रिलीज़ की गई, कुछ फ़ोटोज़ रिलीज़ किए गए जो हम अपने टीवी चैनल पर भी दिखा रहे हैं, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि PLA की जो आर्मी है वो आहिस्ता आहिस्ता करके उन इलाकों को खाली कर रही है जिनको लेकर भारत सरकार की तरफ से लगातार एतराज़ था और जिसको लेकर फौजी तनाव जो था वो बढ़ रहा था। और ये तस्वीरें साफ दिख रही है, चाहे वो सेटेलाइट इमेज के जरिए से हो या हाई डेंसिटी कैमरा के से जो लिए गए हैं, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार वहां पर नजर रख रही है कि जो मुआहिदा तय पाया गया है क्या उसी मुआहिदे के तहत फौजी इनखला हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और अब माना जा रहा है कि 10वें दौर की बातचीत के लिए राह आहिस्ता आहिस्ता हमवार हो रही है, क्योंकि सिर्फ ये पेंगोंग त्सो का झील का मामला नहीं है बल्कि दिप्सांग और दीगर इलाकों के अंदर भी बातचीत जो है वो अब आगे बढ़ेगी। और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल के अंदर यानी इस साल के वस्त तक मामला जो है वो तय पाया जाएगा PLA के साथ। लेकिन फौजी ज़राया के मुताबिक अब लद्दाख वो लद्दाख नहीं रहेगा जहां पर डिसएंगेजमेंट के बाद
फौज मुकम्मल तौर पर निकलेगी, फौज काफ़ी चौकस रहेगी और सूरत हाल पर गहरी नज़र भी रखी जाएगी। तो ये तस्वीरें फौज की तरफ से कल जारी की गई है, जिसमें ये दिखाया गया कि पीएलए के टेंट जो है वो डिसमेंटल किए जा रहे हैं, वो हटाए जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों को जो है वो लाया जा रहा है। और जो हाईएस्ट रेंज पर पीएलए के जवान बैठे थे या पैंगोंग झील के आसपास बैठे थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके ये खाली कर दिया। मुआहिदा हुआ है और दोनों तरफ से सूरत हाल इस वक्त इसी तरीके की है और अब 10वें दौर की बातचीत के लिए राह हमवार होती हुई नजर आ रही है। तो ये बात थी जनाब एलएसी की। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बात फौज की हो रही है तो आपको एक और बड़ी खबर भी बताते चले। थिएटर कमांड की बातें पिछले 1 साल के दौरान हम सुन रहे थे, लेकिन अब बड़ी खबर जो फौज की तरफ से सामने आ रही है और फौजी ज़राया जो बता रहे हैं वो ये है कि जनरल बिपिन रावत जो सीडीएस इन दिनों है, उनकी सरबराही में जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने अपना हतमी फैसला जो है वो ले लिया है और लगभग पहला जो ज्वाइंट कमांड होगा वो मई के वस्त तक अपना काम शुरू करेगा। यानी पहला ज्वाइंट कमांड सीडीएस के ये जो होगा, थिएटर कमांड जो होगा, वो मई के वस्त तक जो है वो काम कर सकता है। और इस सिलसिले में एयर डिफेंस और मैरीटाइम लाइन कमांडोज जो है वो मुश्तरका तौर पर एक कमांड बनाई जा रही है और पहली कमांड जो देश के सामने होगी वो मानी जा रही है कि मई के अंदर हो सकती है। सीडीएस ब्रेक। पहली ज्वाइंट कमांड जो है वो लॉन्च की जाएगी मई के अंदर। कर प्ले यहां से मार प्ले, वो मई के अंदर लॉन्च की जाएगी और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर एयर डिफेंस और मैरीटाइम लैंड जो है वो उन्होंने जो है वो शुरू कर दी है। और इसमें पिछले कई महीनों से लगातार ये खबर जो थी वो सामने आ रही थी। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये जो थिएटर कमांड की बात हो रही थी, हम 1.5 साल के दौरान जो है सुन रहे थे। जब सीडीएस बिपिन रावत बने थे तो उसके बाद लगातार ये खबर सामने आ रही थी। ताहम अब ये फाइनल फैसला हुआ कि मई के अंदर पहला ज्वाइंट कमांडर्स जो होंगे वो ये जो ज्वाइंट कमांड होगा वो लॉन्च किया जाएगा और फिर आगे मामला बढ़ेगा। यानी पहला कमांड जो है वो मई के अंदर होगा और फिर 2 और कमांड्स बनेंगी। इनका काम क्या होगा कि ज्वाइंट स्ट्रेटजी के तहत एलएसी और एलओसी पर नजर रखी जाएगी। एलएसी और एलओसी पर ज्वाइंटली नजर रखी जाएगी ताकि सूरत हाल काबू में रह सके और जहां पर जरूरत पड़े तो मुश्तरका तौर पर ऑपरेशंस को चलाया जाए और एक ही कमांड के तहत सब कुछ जो है वो आगे बढ़े। इसको लेकर ये बड़ा फैसला जो है लिया गया और मई के अंदर पहला थिएटर कमांड जो है वो मुल्क के सामने होगा। बढ़ते हैं जी आगे और बात जरा कल रात देर गए सदर हिंद के बड़े फैसले की भी करते हैं, क्योंकि सदर हिंद रामनाथ कोविंद की तरफ से रात देर गए एक बड़ा फैसला लिया गया है और तब्दीली के तहत पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को माजूल कर दिया गया है, उनकी खिदमात को ख़त्म कर दिया गया है। किरण बेदी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इलाके की लगाई गई थी, उनकी खिदमात को ख़त्म कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर कल सदर हिंद की तरफ से यह हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया और वहाँ पर जो है इस वक्त सूरत हाल उस इलाके की अगर आप देखेंगे, पुडुचेरी की अगर आप सूरत हाल देखेंगे तो वो सूरत हाल भी कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि वहां पर भी सियासी घमासान लगातार चल रहा है। और कल रात देर गए अचानक से लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहां से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया और उनकी जगह फिलहाल तमिलनाडु के जो बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो इन दिनों वहां पर गवर्नर भी हैं, तेलंगाना के जो गवर्नर हैं उन्हें फिलहाल एडिशनल चार्ज दे दिया गया है पौंडीचेरी का। यानी तेलंगाना के जो गवर्नर हैं वो एडिशनल चार्ज में रहेंगे पौंडीचेरी के और किरण बेदी को वहां से हटाया गया है, क्योंकि काफ़ी रस्साकशी किरण बेदी और सरकार के बीच चल रही थी। इस बीच खबर यह भी है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और लगातार शिकायतें जो थी वो सदर हिंद को मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला रात देर गए सदर हिंद रामनाथ कोविंद की तरफ से लिया गया है। पूरा फॉन्ट ही कर पा रहे उन्होंने उसमें सेटिंग
अब जरा एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बड़ी खबर जरा आपको बताते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी क्या कुछ करने जा रहा है। और ईडी की तरफ से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी उसमें मजीद पेशरफ्त हो रही है। और ईडी ने जो पिछले दिनों कार्रवाई की थी एमनेस्टी इंटरनेशनल पर, उस पर अब उन्होंने अपनी वजाहत दे दी है। तकरीबन 17.5 करोड़ रुपया 17.66 करोड़ रुपीस जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर दी गई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कहा गया कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 17.66 करोड़ रुपया बताई जा रही है, ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की ट्रस्ट का था उसको सीज कर दिया गया है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA की खिलाफ वर्जी वहां पर की गई थी। और सेंट्रल एजेंसियां लगातार इस पर कार्रवाई कर रही थी, इसको देख रही थी, जिसमें ये माली बेज़ाब्तियां जो है वो दिखी है। और वो माली बेज़ाब्तियां जो है वो जब मुकम्मल हुई तो उसके बाद अब अटैचमेंट का सिलसिला हुआ है और जिसके तहत ये अटैचमेंट सारी कर दी गई है, यानी उनकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस ऑलरेडी चल रहा है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है उसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी उसमें काफी हद तक अब पेशरफ्त हुई और काफी अहम दस्तावेजात उनको मिले हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई उनकी तरफ से की गई है। तो ये खबर इसलिए भी अहम थी क्योंकि गुज़श्ता दिनों लोकसभा के अंदर भी यह मामला जो था वो आया था कि किस तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर इंसानी हुकूक इदारों के खिलाफ सरकार शिकंजा कस रही है। वहां पर अब ये वजाहत जो है वो सामने आई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कि क्या कुछ वहां पर हुआ है और क्यों ये कार्रवाई वहां पर की गई है और क्यों एसेट्स को सीज किया जा रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। ये जनाब मामला था दिल्ली से लेकर दिल्ली का जो हमने आपके सामने रख दिया। अब जरा बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की खबरों में आज सबसे पहले जो खबर आपके सामने लेकर आए हैं वो आज के दिन के हवाले से अहम है। सियासी एतबार से इस खबर को काफी अहमियत से माना जा रहा है क्योंकि आज बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपियन और अफ्रीकन डेलीगेशन जो है वो वारदे कश्मीर होने जा रहा है। 2 दिन के दौरे पर यह डेलीगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर आएगा। यूरोपियन डेलीगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज पहुंच रहा है कश्मीर और कल वो आएगा जम्मू। लेकिन जब वो आज कश्मीर आ रहे हैं तो खबर यह है कि जो 9 मुंतखिबा DDC मेंबर्स है उनके साथ मुलाकात होनी है। उसके बाद सिविल सोसाइटी के अरकान की मुलाकात होनी है, मीडिया के कुछ मुंतखिबा नुमाइंदों के साथ उनकी मुलाकात होनी है। और फिर कल जब वो जम्मू जाएंगे तो जम्मू के अंदर भी लगातार वफ्द जो है वो मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकात करेगा और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी उनकी मुलाकात जो है वो होनी है। तो बात हम आपको बता रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये जो यूरोपियन यूनियन का जो वफ्द है वो लगातार दौरे पर है और दौरा जो है ये इंतहाई अहम है क्योंकि इससे कबल आपको याद होगा कि दौरा हुआ था जम्मू कश्मीर का जब 5 अगस्त को बड़ा फैसला लिया गया था। 2 हिस्सों में रियासत को तकसीम कर दिया गया था, रियासत को हासिल खुसूसी इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए थे, कदगनें लगी थी और उस बीच यूरोपियन यूनियन का वफ्द जो था वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आया था और जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की थी। और उसके बाद ये एक और दौरा जो है ये काफ़ी अहम दौरा जो है माना जा रहा है क्योंकि इसमें 17 मुल्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो आएंगे, जिनमें जो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं उस टीम के अंदर जो हैं वो ब्राज़ील के हैं, उज़्बेकिस्तान के हैं, नाइजीरियन है, मोरक्को है, फिलिपाइन के लोग होंगे, US के भी हैं, मालदीव के हैं, बांग्लादेश के हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि कल आपको याद होगा कि महबूबा मुफ्ती ने भी कल जब हमने उनसे ये सवाल पूछा था कि वो इस डेलीगेशन को कैसे देखती हैं तो उन्होंने कहा था कि ठीक है जी, वेलकम है, कोई भी आ सकता है, जम्मू कश्मीर सबके लिए खुला है, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन उन्हें किन लोगों से मिलने की इजाज़त होगी और किन लोगों से वो मिलेंगे, क्या आज खुद वो किससे मिलने की कोशिश करेंगे। सीधी सी बात थी ये कि सिलेक्टेड लोगों से मुलाकात करवाई जाएगी और एक सेट पॉइंट उनके सामने रखा जाएगा जो सरकार चाहती है। इससे पहले आपको यह भी याद होगा कि लोकसभा के अंदर
किस तरीके से ये मामला उठा था। जब असदुद्दीन ओवैसी ने इस खबर को लेकर हंगामा भी किया था और कहा था कि देखिए आप बाहर से लोगों को ले रहे हैं जम्मू कश्मीर, आप इंटरनेशनल व्यू पॉइंट को जम्मू कश्मीर लाकर खड़ा कर देते हैं कि देखिए वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ऑल पार्टीज डेलीगेशन जो लोकसभा का और राज्यसभा का ऑल पार्टीज डेलीगेशन हो उसे जम्मू कश्मीर जाने की क्यों नहीं आप इजाजत देते हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सवाल पूछा गया था। लेकिन अभी सूरत हाल क्या कुछ है और किस तरीके से कश्मीर के अंदर तैयारियां हैं, सीधे सईद तजम्मुल के पास चलते हैं। सईद तजम्मुल जरा अपडेट कीजिएगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारियां क्या क्या है और क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जा रहा है, कौन लोग हैं जो पहले मिलेंगे, दूसरे मरहले में कौन मिलेंगे और शाम होते होते किन लोगों की मुलाकात आज इस डेलीगेशन से होनी है। आज से दौरा शुरू होगा और ये तीसरा दौरा होगा, और क्योंकि बीच में कोविड-19 पैंडेमिक के माहौल के बाद ये दौरे जो हैं ये थोड़े से रद्द हुए 2 बार, क्योंकि कहा जाता था कि लगातार ये दौरे जो हैं जम्मू कश्मीर इसलिए इंतहाई अहम है क्योंकि विकास या तरक्की याफ्ता दौर में आज जम्मू कश्मीर को क्या वही मकाम हासिल है या नहीं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के हवाले से खदशात हैं, कुछ लोगों की दलाइल अलग है, कुछ लोगों की हकीकत पसंदी अलग है और उस पर भी यूरोपियन डेलीगेशन जो है अपना टेक दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस डेलीगेशन के कश्मीर आने के बाद आज का प्रोग्राम कुछ इस तरह से है। सबसे पहले वो दरगाह हजरतबल में हाजिरी देंगे, उसके बाद डल झील का भी मायना करेंगे, काफी कुछ डल झील से भी जुड़ा हुआ है सियासी अमूरात के साथ साथ जो तरक्की दौर में आज डल झील की जो हालत है उस पर भी यूरोपियन डेलीगेशन अपना काम करेगा, क्योंकि कई गैर जानिबदाराना तंजीमों की तरफ से और मरकज में अपोजिशन की तरफ से एतराजात भी थे कि किस वजह की बिना पर जो यूरोपियन डेलीगेशन है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। तो उसमें उन्होंने दलाइल पेश किए कि जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी के हवाले से दोनों मुल्कों के बीच में यूरोपियन डेलीगेशन की राय है, मशवरा है कि वो आपस में बैठकर मामला हल करें। लेकिन उसके बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म प्लेयर्स हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा ट्रेडर्स हैं और जो माली एतबार से काफी कमजोर हो चुके हैं, उनकी मुलाकात तय है आज। और उसके बाद शाम देर गए जम्मू कश्मीर में चंद अहम सियासी लीडरान जिनका ताल्लुक हो सकता है कि हिज़्ब इक़्तिदार, भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी के कुछ लीडरान मिल सकते हैं, लेकिन रीजनल पार्टीज के लीडरान की मुलाकात का वक्त अभी तक तय नहीं है। और हो सकता है कि कुछ दिन कबल जिस तरह से आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि आए और जम्मू कश्मीर की हकीकत जानने की कोशिश करें, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन फिलवक्त वो नॉर्थ कश्मीर के दौरे पर है, तो लिहाजा इस चीज का कोई हमें इशारा नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर इस दौरे से कोई भी हकीकत जो है उसको सामने लाने से पहले हमें 3 चीजों पर जोर देना होगा। जम्मू कश्मीर यूरोपियन डेलीगेशन, जिसमें अफ्रीकन ममालिक से भी बड़ी तादाद जो है फॉरेन एनवॉयज आ रहे हैं, इससे पहले भी जम्मू और श्रीनगर का दौरा कर चुके हैं। उनका फीडबैक जाने के बाद किस तरह से दोनों मुल्कों की कशीदगी को खत्म किया जा सकता है। कल का दौरा जो होगा वो जम्मू का शुरू होगा। सईद तजम्मुल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तैयारियां हैं, सिक्योरिटी को कितना अलर्ट कर दिया गया है? सिक्योरिटी को पहले ही, क्योंकि कल से कश्मीर में बंकर भी हटे और हो सकता है कि फॉरेन एनवॉय श्रीनगर का भी टूर करें, डाउनटाउन का करें, सिविल लाइन्स का करें, जिसमें ये बताया गया कि ट्रैफिक जैमिंग की वजह से ये बंकर हटाए गए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जहां तक बात करें तो जम्मू कश्मीर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को जिम्मेदारी दी गई फॉरेन एनवॉयज की मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ साथ। कितने बजे तक आमद है? सईद तजम्मुल, जल्दी से जरा बताइएगा कि कितने बजे तक ये वक्त जो है वो श्रीनगर वार हो सकता है? कोई टाइमिंग सेट कर दी गई है कि इतने बजे की फ्लाइट है और इस फ्लाइट के अंदर वो दिल्ली से रवाना होंगे? क्या इस बारे में कोई डिटेल आपके पास आ चुकी है? बिल्कुल, देखिए 11 बजे के बाद वो लैंड करेंगे और कश्मीर में सीधे वो गेस्ट हाउस जाएंगे। उसके बाद यहाँ से मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू होगा। लेकिन फॉरेन एनवॉयज की राय है कि पहले दरगाह हजरतबल, डल झील और उसके बाद जिला बडगाम के एक निजी स्कूल जाएंगे जहां पर कुछ कार्यक्रम है और बाद में डीडीसी से मुलाकात का भी बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे जम्मू चलते हैं क्योंकि जम्मू भी इस वक्त की आमद है और जम्मू के अंदर माना जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रीफ करेगी, आर्मी की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा कि पूरी सिचुएशन क्या कुछ है और किस तरीके से तब्दीलियां और बदलाव जो है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। तो विनोद सर, बहुत शुक्रिया सर विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से सर अपडेट कीजिएगा, ये जो सिचुएशन अभी सामने आ रही है कि एक बार फिर यूरोपियन और अफ्रीकन पार्लियामेंट्री
वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, पहले कश्मीर है उसके बाद जम्मू है, तो जम्मू के अंदर पॉलिटिकल हलचल कैसी है और कितने लोगों को बुलाया गया है? क्या सिर्फ डीडीसी तक ही इसको स्क्वीज कर दिया गया है या कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, पॉलिटिकल लोग मिलेंगे इस वक्त से जम्मू के अंदर? देखिए, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ये रहेगी कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा किस तरीके से ब्रीफ करते हैं और सारा कंसंट्रेशन उसी पे की जा रही है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से इसको मॉनिटर कर रहा है और बड़ी बात यह है कि आज दोपहर तक ये लिस्ट तय बन जाएगी कि आखिर किस को इन्वाइट करना है, बीडीसी मेंबर्स को इन्वाइट करना है या इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इन्वाइट करना है। लेकिन आपने ये ठीक कहा, आर्मी भी उनको ब्रीफ करेगी कि मौजूदा हालात क्या है। 5 अगस्त 2019 के बाद 370 में संशोधन होता है, 35 को हटाया जाता है, क्या रिएक्शन पब्लिक का रहा है जो जम्मू कश्मीर का, इन सबको ब्रीफ किया जाएगा और मौजूदा परिस्थितियां क्या है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी ब्रीफ किया जाएगा। तो अभी तक ये पॉलिटिकल पार्टीज को क्लियर नहीं है कि किस किस ने जाना है, जैसे रीजनल पार्टियां जो है, छोटी बड़ी पार्टियां, तो उनकी तरफ से क्या कोई रेस्पॉन्ड आया कि उनके साथ किसी ने कोऑर्डिनेट किया हो? देखिए, अभी तक ये वेट एंड वॉच पॉलिसी का इख्तियार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि दोपहर तक क्या रिफॉर्म की तरफ से किस तरह का संदेशा उनको आता है, उनको इन्विटेशन मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन ये बात तय है कि कुछ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके लोगों को बुलाया जा सकता है, उनकी मुलाकात करवाई जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने गौर पहले कहा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एलजी ने उनको ब्रीफ करना है। एलजी क्या ब्रीफ करते हैं, एलजी ने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद ब्रीफ करेंगे, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि लास्ट टाइम जब आए थे तो आर्मी की तरफ से श्रीनगर कोर के अंदर ब्रीफ किया गया था, पूरी सिचुएशन को समझाया गया था कि किस तरीके की सिचुएशन है। अब की बार पूरा फोकस जो है वो जम्मू में रहेगा, क्योंकि जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ब्रीफ करेंगे पार्लिमानी यूरोपियन वफ्द को कि किस तरीके की सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ साथ इस चीज का भी ख्याल रखिए कि सरहद पार जब यहां पर ये सरगर्मियां हो रही है तो सरहद पार पाकिस्तान से भी बयान जारी हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने इस दौरे पर अपना तबसरा किया है और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस दौरे पर गहरी नजर रख रहा है और यूरोपियन पार्लिमानी वफ्द को गुमराह किया जा रहा है और उन्हें ज़मीनी सूरत हाल नहीं दिखाई जा रही है। इस तरीके का इल्ज़ाम पाकिस्तान की तरफ से लगाया गया और उन्होंने बरहमी का इजहार किया है और कहा गया कि आलमी रायनामा को इस तरीके से गुमराह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई दिमाग का खेज है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस तरीके से इस पूरे मामले पर नज़र रखी है, तो पाकिस्तान भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। दुनिया भर की मीडिया की नज़रें आज जम्मू कश्मीर पर रहेंगी क्योंकि वफ्द की आमद है और हम आपको पल पल का अपडेट करेंगे कि जब यह वक्त पहुंचेगा किस तरीके से इनकी कार्रवाई रहेगी और क्या कुछ करेंगे। अब वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले एक छोटी सी खबर आपको और भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर वादी कश्मीर के अंदर 5 अगस्त के बाद बहुत सारी डिप्लॉयमेंट हुई है, चाहे वो सीआरपीएफ की हो, आईटीबीपी की हो, आर्मी की हो। आहिस्ता आहिस्ता करके उस डिप्लॉयमेंट को कुछ वापस लिया गया क्योंकि कुछ इलाकों के अंदर चुनाव था, लेकिन जो फिजिकल अपीयरेंस था, बंकर कहीं कहीं पर बनाए गए थे, बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी। अब शहर समेत गांव के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता करके उन बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है, उन बंकर्स को हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और यही वजह है कि श्रीनगर के अंदर, जिला श्रीनगर की जब मैं बात करता हूं तो श्रीनगर के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई भी है, कई इलाकों के अंदर देखने को मिली है और कई इलाकों के अंदर कई बंकरों को मुनहदिम कर दिया गया है। पुलिस का मानना है कि सूरत हाल काबू में जरूर है, लेकिन ये बंकर सिर्फ इसलिए हटाए गए हैं ताकि जो ट्रैफिक जैमिंग और ट्रैफिक मैस श्रीनगर के अंदर रहता है उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन सीआरपीएफ इस पूरे मामले पर टाइट लिप्ड है, कोई बयान जारी नहीं किया गया है। चारू सिन्हा जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीआरपीएफ है, उनकी तरफ से कहा गया कि वो इस पूरे मामले पर कोई भी कमेंट डायरेक्टली नहीं करेंगी। ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए फैसले लिए जाते हैं। यानी इशारों में उन्होंने कहा कि देखिए मैटर सिक्योरिटी का है, अगर सिक्योरिटी को लगा कि बंकर हटना चाहिए तो बंकर हटा है। दैट मीन सिक्योरिटी सिचुएशन इस ग्रीन सिग्नल में थी कि हालात बेहतर है और इस तरीके से जहां जहां पर भी डिसीजंस होंगे इसी तरीके का कदम जो है वो उठाया जाएगा। जब ये कल बंकर हट रहे थे तो सबकी याद
आई 2010 की, क्योंकि सितंबर का महीना था, 25 सितंबर 2010 का महीना था, जब एक बड़े अनाउंसमेंट के तहत शहर के अंदर कई बंकरों को हटाया गया था और यह माना जा रहा था कि एक बड़े सीबीएम के तौर पर उस वक्त की इंतजामिया और सेंट्रल गवर्नमेंट का यह मुंह था कि बहुत सारे बंकर्स को हटाया गया। अब ये बंकर बने कब है? क्या ये पहले से थे? नहीं। 1989 में जब मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर आई और वादी कश्मीर के अंदर जब मिलिटेंसी ने दस्तक दी तो कई इलाकों के अंदर बंकर बनाए गए जो तकरीबन 89 से 2010 तक रहे और 2010 में तकरीबन 50 के करीब बंकर्स को शहर के अंदर और दीगर मकामात से भी हटाया गया। और फिर आपने देखा कि हुकूमतें बदलती रही, एसओजी को थोड़ा डिस्बैंड करने की कोशिश की गई, तो सूरत हाल उस तरीके से आगे बढ़ती रही और 5 अगस्त के बाद दोबारा डिप्लॉयमेंट शहर के अंदर करनी पड़ी थी ताकि अमन कानून की सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। अब आहिस्ता आहिस्ता करके बंकरों को हटाया जा रहा था। एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो जम्मू कश्मीर के अंदर थी उसे वापस भेजा जा रहा है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यह फैसला जो है वो लिया जा रहा है और सभी का मानना है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की ओर आ रहे हैं। तो यह खबर बंकर्स की थी। इससे पहले हमने आपको वक्त की बात बताई। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि इंसानी हकूक कमीशन की एक रिपोर्ट सामने आई है। अब ये कौन सा इंसानी हकूक कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, वो हम आपको बताएंगे और जम्मू कश्मीर के जाविये से ये रिपोर्ट साइंटिफिक है और कितनी अहम ये रिपोर्ट है और इसमें क्या कुछ कहा गया है डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।